वेलकम टू वन ऑफ इट्स काइंड पॉडकास्ट। और मज़ा मुझे पॉडकास्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई सीख रहा है हमारे इस पॉडकास्ट से, है ना। उस बच्चे की बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक केस स्टडी बताई थी कि एक लड़का है जो कि 50% मार्क्स लेके आया है। उसने 6 बैंड भी ले लिए और कनाडा पहुँच भी गया, वैंकूवर में चला गया। उसने साथ में बीकॉम कॉमर्स का स्टूडेंट और साथ में उसने फाइनेंस में वहाँ से BBA कर ली। साथ में वो पेट्रोल पंप पे काम करता रहा और अब वो इस स्टेज में पहुंच गया जहां उसकी कोर्स कंप्लीट। अब जॉब के लिए वो ट्राई कर रहा है। अब वो उसका बेस्ट फ्यूचर क्या, और क्या उसको पूरी जिंदगी वहां रहना है या वापस आए वो? अब सर देखो, PR आपकी स्टेट पे बड़ा डिपेंड करती है कि स्टेट के अंदर हो। वैंकूवर में वैंकूवर एंड टोरंटो में इट टेक्स 1 to 2 years। आपकी एनी जॉब वाले को वहाँ PR नहीं है। लेट से आप रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हो, आप एज ए स्टूडेंट रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे और लगने के बाद आपको लग रहा है चल रेस्टोरेंट पे ही कर लेता हूँ, तो शायद आपको PR ना होगा। ओके हाँ, लेकिन अगर वही बच्चा रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है बट वो एल्बर्टा है, स्केचवेन है, मैनिटोबा है, इन सब के आपने नाम नहीं सुने हुए, यूरोपियन कंट्री नहीं है, ये स्टेट्स ऑफ कनाडा हैं। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, एल्बर्टा, स्केचवेन, मैनिटोबा, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ऐसे बहुत सारे यूकॉन। अगर आप इन स्टेट्स में हो, मतलब ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया, उनके अलावा अगर आप कहीं पे हो, एनी जॉब आपकी है, कोई भी जॉब कर रहे हो किसी भी टाइप की, चाहे ट्रकिंग हो, कुछ भी हो, 6 to 1 year में आपकी PR हो जाती है। 6 to 1 year। ओके। सो इफ यू आर समबडी जो बड़ी मुश्किल से कनाडा पहुंचा है, तो डोंट गो फॉर ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो, बिकॉज उसके अंदर आपकी क्वालिटी ऑफ जॉब पे भी डिपेंड करता है। ओके। अदरवाइज क्या होता है, ये लोग वहाँ जाते हैं, 2-3 साल जॉब करते हैं, क्योंकि स्टडी के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो 3 साल आप जॉब करते हो, फिर भी आपकी PR नहीं होती है, तो या तो फिर आपको वहाँ बाई करनी पड़ती है वर्क, लीमिया जिसको बोलते हैं, उसकी 20 से 30 लाख कॉस्ट होती है वही कंटिन्यू करने के लिए, या फिर आप अपना स्टेट चेंज करते हो, 5 साल एक जगह रुके, फिर दूसरे स्टेट में जा रहे हो, वहाँ पे भी आपको लीमिया बाई करनी पड़ेगी, बट वहाँ पे PR हो जाएगी लीमिया के बाद। तो फिर ये 2 रास्ते बचते हैं बच्चे के पास। ओके हाँ जी, इससे बेटर यही है कि अगर आपको इंग्लिश वीक है, आपको लग रहा है कि अच्छी चाहे जॉब ना लगे, तो पहले उन स्टेट्स में जाओ ताकि पढ़ाई करती 6 महीने में जॉब लग जाए, PR हो जाओ, और फिर जो रिश्तेदार आपका टोरंटो बैठा है फिर उसके पास जाओ। वर्सेस पहले आप वहाँ जा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, खर्चा भी ज़्यादा कर रहे हो बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव स्टेट्स, एंड फिर आप PR के लिए वहाँ मूव कर रहे हो, एंड फिर वहाँ 2-3 साल खराब हुए, फिर वापस आ रहे हो। हाँ जी। ओके। अब बच्चे ने अपना PR लगी है, अब तो फिर भी आप PR वालों को भी कभी ये एडवाइस करते हो दैट कि यार आपने PR ले लिया है, अब आपका यूर सेटल्ड देयर है कि या अभी सेटल होने के लिए दे कैन कम बैक टू इंडिया, या इंडिया के बारे में सोच सकते हैं? सर PR मिलती है तो उसकी कंडीशन ये होती है, अब मैं कनाडा PR की बात कर रहा हूँ, कि इन 5 years आपकी 2 साल की स्टे होनी चाहिए। अगर मिनिमम 2 years की स्टे है तो आपको 5 year की PR और मिल जाती है। अगर आपकी 3 साल की स्टे जब भी पूरी होती है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। तो अगर आपको लेट से 2 साल की स्टे थी और आपको PR मिल गई 5 साल, हाँ जी, तो लेट से आपकी 2 साल की स्टे हुई, 5 में से आप इंडिया आए गए, आपकी शादी की उम्र थी और यहाँ पे फिर आपको लगा चलो ससुराल में कुछ टाइम बिता लूँ, या इधर उधर कर लूँ, या ऑस्ट्रेलिया चेकआउट कर लूँ, तो 2 साल की लेट से आपकी स्टे हुई 5 साल से, फिर आपको 5 साल की PR और मिल गई। फिर जैसे ही आपके 3 साल पूरे होंगे, 2 पहले वाले और 1 आगे, आपको सिटीजनशिप के लिए इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू लगभग सबका क्लियर हो जाता है, अनलेस आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या कुछ और हो। सिटीजनशिप मिलने के बाद यू आर फ्री टू मूव टू एनी कंट्री। उस टाइम बच्चों के हिसाब से, वाइफ के हिसाब से, आपकी स्किल के हिसाब से मोस्ट चूज टू गो टू आइदर ऑस्ट्रेलिया और USA। IT वाले सैन फ्रांसिस्को, बे एरिया भागते हैं, फाइनेंस वाले न्यूयॉर्क की साइड भागते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले लॉस एंजलिस की साइड भागते हैं, तो अपना मेडिकल वाले साउथ कैलिफोर्निया भागते हैं। तो ये तो मतलब ये मेरे को जो ब्रीफ पिक्चर समझ आई आज, मैं बड़े सही बात बता रहा हूँ कि मेरे लिए बिल्कुल फ्रेश इंडस्ट्री है, ना मैंने कभी सोचा बाहर जाने का, ना मैंने लगा, तभी मैं एक न्यूट्रल माइंडसेट से एटलीस्ट मैं सोच सकता हूँ। तो कनाडा लोग जाते हैं, स्टे करते हैं, अपनी सिटीजनशिप लेते हैं और फिर वो मूव करते हैं बाहर। अगर वो फिर भी एम्बिशियस है, फिर भी एम्बिशियस, अगर सेटल हो जाते हैं, फिर वो ब्रैम्पटन दे विच मुंडा रहता। अगर उनको है कि मैंने इंडियंस में नहीं रहना, उनसे बचने के लिए आया था और यहाँ पे इंडियन भी है, तो या फिर उसको लगता है कि अब चलो, अब मैं सवेरा कर लेता हूँ, या मैं चलो आया, मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइज की, अब मेरे को अच्छी जगह से MBA करनी है, हार्वर्ड पढ़ना है, स्टैनफोर्ड पढ़ना है, तो फिर वो एम्बिशियस बच्चों के लिए होगा। हाँ, डिपेंडिंग ऑन, अगर वो लगता है यार बच्चे को मैंने पढ़ाना है, हाँ जी, तो वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। कोई होता है चल मैं वेल सेटल्ड हूँ यार, ठीक है। सर आप एक बिजनेस कर रहे हो चंडीगढ़ जैसी जगह में, आपका चंडीगढ़ में घर कहाँ पे? सर मोहाली में है। मोहाली में कहाँ पे? मतलब चंडीगढ़ ही हो गया, मोहाली में घर है। अब मोहाली जैसी जगह में घर है
और ये लाइफस्टाइल है आपका। हाँ, हाँ। वर्सेस एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में सिटीजनशिप ले चुका है, हाँ हाँ, अब मतलब उसका मंथली सेम बिजनेस है। सेम बिजनेस है, हाँ, हाँ। मंथली वहां पे बैठे हुए मंथली कितने खर्चे और कितनी इनकम होगी, और यहाँ वाले के कितने खर्चे और कितनी इनकम होगी? हाँ देखो, मेरे सर अराउंड 50 एम्प्लॉयज़ हैं। हाँ, तो अगर मेरी यही कंपनी लेट से ऑस्ट्रेलिया होगी तो सर हर एम्प्लॉय के पास मर्सिडीज होगी, मेरे और पास टेस्ला सैलरी, होगी। आप सैलरी भी तो दोगे हाँ, उनको हाँ। मर्सिडीज के लिए। नहीं क्योंकि 3 महीने की सैलरी मर्सिडीज आ जाती है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे ओके। यहाँ पे सब पे बाइक है, हाँ। एक आधे के पास जिसकी फैमिली ठीक है कार है, हाँ, और मेरे पास ठीक ठाक कार है, हाँ, एक मीडियम रेंज की, जो वहाँ की बेसिक है, और मेरे पास एज ए लग्जरी कार है। चलो ठीक। तो वहाँ पे मेरे पास टेस्ला होएगी, हाँ, और मेरे सारे एम्प्लॉयज़ के पास मिनिमम टू मिनिमम कोरोला कार तो होगी ही होगी। कि वहाँ पे वो एक लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है कार। हाँ। जैसे एसी नेसेसिटी है। सर मेरे को इस कार में लगता है, देखो मैं यहाँ पे एक ऑडी कन्वर्टेबल चला रहा हूँ, हाँ हाँ और प्लस एक मेरे पास GLS है। हाँ हाँ 2 गाड़ियाँ, दोनों लग्जरी सेगमेंट की। मेरे को लगता है ना इंडिया में ऐसी बड़ी कार चलाने में ना मजा भी है। हाँ जी। मेरे को लगता है बाहर तो यार सबके पास ही होगी, फिर तुम लोग क्या नहीं एक्स्ट्रा नहीं, ही कर फिर लोगे? आप फिर वहाँ के अगर आप अमीरों में होगे तो आप GLS नहीं चलाओगे वो ना। फिर वहाँ के लेवल की बड़ी गाड़ी होगी। ओ यार, जर्मनी में जैसे मर्सिडीज इज बेसिक ब्रांड, इट्स नॉट ए लग्जरी ब्रांड। लोकल, उनकी तो लोकल कंपनी है, वो टाटा है उनके लिए। मारुति समझते हैं हाँ, मर्सिडीज वो को। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी हाँ जी, वो ब्रांडिंग भी मर्सिडीज वैसे नहीं करती है एज ए लग्जरी कार। हाँ, उनकी ब्रांडिंग भी अलग है। सेम गोज विद सबवे। जैसे सबवे यहाँ पे एक अमीर जाते हैं सबवे में, वहाँ पे सबसे गरीब सबवे खाते हैं। टैको बेल का नाम सुना होगा, हाँ, सबसे सस्ता। जैसे जब मैं US से था तो मेरे पास जब पैसे बचाने होते मैं टैको बेल जाता था, क्योंकि $2.5 में मेरा पेट भर जाता था। ओके। ठीक है, यहाँ पे फिर आप कहते हो मैं आज बर्थडे पार्टी टैको बेल दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही मर्सिडीज सोच बदलती रहती है लोकेशन के हिसाब से, हाँ, ऐसे ही आप अगर इंडिया में कुछ कर रहे हो उसको 10 गुना 20 गुना बेटर आप लाइफस्टाइल वहाँ मेंटेन कर सकते चलो हम टॉपिक वापस आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में थे, आपके पास 50 एम्प्लॉय हैं, हर एक के पास मर्सिडीज है। आप एज एन बेसिक कार है, बिजनेसमैन क्या कमा रहा है वहाँ पे? अच्छा कमा रहा है सर। देखो लॉस करने वाला तो हर जगह ही कर जाता है। ये भी है। हाँ, यहाँ से यहाँ वाले और वहाँ कंपैरिजन में कि महीने की यहाँ पे डॉलर में इनकम कितनी होगी और वहाँ पे वर्सेस? हाँ, तो फर्क एक तो वर्क लाइफ बैलेंस का फर्क रहेगा। सेकेंडली गवर्नमेंट सपोर्ट का फर्क रहेगा। यहाँ पे तो आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग बैठे रहते हैं। इंडिया में सब कुछ है, न्याय नहीं है, ठीक है, अनलेस यू आर पावरफुल एंड ऑल दैट। तो उसकी भी एक बड़ा फर्क है, बिकॉज बंदा बिना पढ़ाई के रह सकता है, बिना खाने के भी रह सकता है, बट बिना इंसाफ के नहीं रह सकता। तो अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन क्या है, बॉस जूनियर को एक्सप्लॉइट करता है, बिकॉज इंडिया में हायरार्की सिस्टम है। एक जो आपसे ऊपर बैठा है वो आपको डरा के काम कराता है। तो एक तो एक्सप्लॉइटेशन है, हायरार्की है। दूसरा आप काम कराते हो डरा के, ये नहीं करेगा तेरे को निकाल देंगे, ये नहीं करेगा तो तेरे साथ ऐसा कर देंगे। वहाँ पे उल्टा है, वो आप दूसरे को मोटिवेट करते हो, राइट वर्ड इंस्पायर करते हो कि चल यार अपन ये मिलके करते हैं, एंड इफ वी डू दिस विल हैपन, दिस विल चेंज इन आवर लाइफ, कि तेरे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, ये करेंगे तो देख कितना मजा आएगा अगर ऐसे हो जाएगा। तो आप वो एक फ़र्क है कल्चर का, कैसे आप काम करा रहे हो, हायरार्की का। तो एक बड़ा एक डिफरेंस है सर। आप ये समझो पैसे चाहे सेम कमा लो, आपको एक ईज ऑफ लाइफस्टाइल मिलता है। ईज ऑफ लाइफस्टाइल मिलता है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है, फेयरनेस मिलती है सिस्टम के अंदर, साफ हवा साफ पानी मिलता है, बच्चे के कैरियर की आपको टेंशन नहीं है, बच्चे की मेडिकल की टेंशन नहीं है। पर यार इंडिया नहीं है। इंडिया है सर, तभी आप भी इंडिया बैठे, मैं तो जब वापस आया हूँ। अपने पर्क्स हैं, ठीक है, जो सक्सेसफुल है, इसके बारे में थोड़ी सी सर वो इंडिया में भी खुश है, तो दुखी है वो वहां जाके भी दुखी है। ये फैक्ट है। ये फैक्ट है। जिसने रोना है ना वो वहां जाके भी रोता है, यहाँ भी रोता जाता है, वहां जाके भी रो रहा होता है, फिर वापस आके भी रोता है। और जो खुश है वो उसने हर जगह खुश, यहाँ भी खुशी जा रहा है, वहां भी बल्ले बल्ले, वापस आके बल्ले बल्ले। हाँ जी। अच्छा एक अच्छा, हमने बड़ा एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नाउ डिस्कस गेट बैक टू द अदर वेज। भैया सो वेलकम टू इमिग्रेशन का स्पेशल पॉडकास्ट विद RJSP 2.0। मेरे साथ अभिषेक जी हैं स्पेयर हेड से। अभिषेक जी, बाहर जाने के क्या क्या तरीके हैं? बेसिकली 5 तरीके हैं, ठीक है, एक एक करके सारे समझते हैं। हर तरीका हर किसी के लिए नहीं है, तो आप सोचो कि सबसे सस्ता तरीका मेरा है तो जरूरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बच्चे शुरू करें तो स्टडी वीज़ा है। तो अगर 17 साल के हो, 30 साल के हो, 32, 35, इनफैक्ट 40 तक हो तो स्टडी वीज़ा आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके। बट अगर आप 17 साल के 18 साल के आपको मेरे टूरिस्ट पे भेज दो तो टूरिस्ट नहीं होगा। हाँ, तो सेकंड वीज़ा है टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा। सो इफ़ यू आर 40+ और आप घूमना जा रहे हो तो टूरिस्ट वीज़ा बहुत अच्छा ऑप्शन है, फिर आपका स्टडी वीज़ा नहीं लगेगा। तो सेकंड वीज़ा ये होता है। हाँ,
अगर आपकी इनकम ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपका टूरिस्ट भी नहीं लगेगा। इनकम बड़ी मैटर करती है। फिर आपका लग सकता है विजिटर वीज़ा। अगर आपका कोई दोस्त है वहाँ पे, जो थर्ड वीज़ा की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप दोस्त है, रिलेटिव है, भाई है, तो आपका विजिटर वीज़ा लगेगा। लोग जनरली टूरिस्ट एंड विजिटर में कंफ्यूज करते हैं। ओके। टूरिस्टर वीज़ा होता है आप कॉलर ऊपर करके हवाबाजी करने जा रहे हो कि घूमने जा रहे हो। हाँ, घूमने जा रहे हो। हाँ, शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो यू शुड हैव ग्रेट इनकम। उसके इसमें जो है ना आइटनरी बनती है आपकी, वो वाला सीन है। उसकी सक्सेस रेट काफ़ी कम होती है क्योंकि लोग उसमें बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं। ये इन कंपनी इन कंट्रीज को हाँ जी, कंसल्टेंट्स भी बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं। अब आप ऐड लगा दो, फीस आफ्टर वीज़ा, कनाडा जाओ, नो आइलेट्स, नो वर्क रिक्वायर्ड, नथिंग। वो एक्चुअली में टूरिस्ट वीज़ा की ऐड आप कर रहे होते हो। उसमें आप बंदे के जाली डॉक्यूमेंट बनाते हो, इनकम के, फंड के, ये वो। 100 बंदों का लगाया, 3 का लग गया, 20 लाख रुपए ले लिए। वो टूरिस्ट में तो टेम्परेरी टाइम के लिए मिलता है। 10 साल का होता है ना। यूएस में 10 साल का, कनाडा में 10 साल का। अच्छा, जब तक पासपोर्ट वैलिड होता है, और अप टू 10 ईयर्स है ना। हाँ जी। ओके। तो ये चलता है ना। थर्ड विजिटर हो गया जब आप किसी से मिलने जा रहे हो। मेन एम इज नॉट टू घूमना नहीं है, रिश्तेदारों के पास लेजर इज नहीं है, कोई इमोशनल रीजन है या कोई अदर रीजन है, बच्चा हो गया उसकी सपोर्ट में है, चाचा बन गया आप, या उसके लिए जा रहे हो। विजिटर वीजा। हाँ, थर्ड वीज़ा होता है फिर आपकी परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का लगता है, बहुत सारी कंट्रीज का लगता है, बट आपकी स्किल बेस पे या इंग्लिश बेस पे आपका बड़े कम पैसे में ऑस्ट्रेलिया का लगता है और कनाडा का लगता है। बाकी जगह इन्वेस्टर वीज़ा और बहुत कुछ होता है। एंड फिर आपका आता है वर्क वीज़ा, वो काफ़ी कम कंट्रीज़ का लगता है। एंड जिसका लगता है फिर उसके बारे में वो अलग ही टॉपिक है, अलग ही दुनिया है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मिस गाइडेंस है, तो पहले वो सारी लेयर्स हटानी पड़ती है। तो वर्क वीज़ा फिर एक तरह का वीज़ा है। फिर उसके बाद जो मैंने नहीं डिस्कस करा, गिन भी नहीं रहा, वो बिजनेस वीज़ा है, इन्वेस्टर वीज़ा है। ओके। वो भी बहुत सारी कंट्रीज़ का लगता है एंड उसके बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं। हाँ जी, उस पर अभी बात मैं सोचता हूँ ना 5 हो गए तो 6 लगा लो आप चाहे। चलो 7वें की बात करते हैं। वीज़ा, स्टार्टअप वीज़ा, फिर वो कंट्री टू कंट्री बहुत कुछ आ जाता है। हाँ जी। एक जो बहुत बड़ा, क्या अभी भी डोंकी लगती है? हाँ, लगती है। अभी होती है ऐसे? हाँ, होती है। मतलब मेरे को जब से मैंने लास्ट सुना था कि जान के खतरे हैं, तो मेरे को लगता है कि लोग इस रिस्क को लेते होंगे। नहीं, जाते हैं सर, जाते हैं। अभी भी केस आते रहते हैं। आपके आगे नहीं आया, लगती है डोंकी। हाँ। और वो जब बच्चा मर जाता है, जब खबर आती है, जब आपके आगे आता है केस। हाँ जी। सैड यार। चलो फिर भी मतलब जो अब एक साइकिल समझो जो डोंकी लगा के यहाँ से यूएस गया है, अब यूएस पहुंच गया। ये इन कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। और यहाँ ना थोड़ा एक बार यूरोपियन कंट्रीज में चलता है, इंग्लैंड में खास करके। इंग्लैंड में डोंकी लगती है? हाँ, लगती है। कहाँ से लगती है डोंकी? सर मेरे को नॉलेज नहीं है इस बारे में। सुना है यार, हम तो सुना बात कर रहा हूं। डोंकी देखो, एक लैंड, आपकी एक आइलैंड है, तो समुंदर के थ्रू ही होती है वहाँ। तो मतलब वो समुंदर से बोट पे जो आप देखते हो लोग डूब गए, वो ज्यादातर इंग्लैंड के होते हैं, इसके होते हैं, वहाँ जा रहे होते हैं, तो शोर पे डूबे हुए मिलते हैं बच्चे और वो। हाँ। अच्छा, तो वहाँ की लगती है। इंग्लैंड में आप समुद्र के जरिए जाते हो, 1 दिन आधा दिन इस टाइप से लग जाता है। कोई प्लास्टिक की बोट होती है। हाँ जी। अच्छा, तो यूरोप जाते हो, यूरोप के फिर एंड पे जाके जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है, वहाँ से फिर आप ट्राई करते हो। ओके। कनाडा तो ठंडा एरिया, उसके आसपास भी ऐसे? तो फिर आप पहले कनाडा में भी आपकी लगती है, जैसे यूएसए से लगती है। तो यूएस में आ गया बंदा, करना तो यही रुक जाओ। नहीं, पक्का होना आसान कनाडा में है ना, किसी का नहीं बन रहा होता। हाँ। अच्छा, एक कंट्री पे पहुंचते हैं, मैं मान लो इलीगल इमिग्रेंट हूँ और मैं आता हूँ, और वो जो मैंने जो मूवीज में देखा, मैंने लास्ट वो शिद्दत मूवी आई थी, उसमें देखा था कि ऐसे डोंकी लग रही है। अब शाहरुख खान की भी एक मूवी आ रही है डंकी के नाम से, आई थिंक सो यही कॉन्सेप्ट होने वाला उसमें, है ना। अब डंकी मार के पहुंच जाते हैं हम लोग, मार के पहुंच गए। अब आगे क्या होता है, मतलब वो मेरे को नहीं पता, एक्चुअली नहीं पता कि वो वहां से उनकी आगे की जर्नी क्या होती है पक्के होने की। डोंकी मार ली फिर? सर देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस बारे में। सर डार्क साइड है। हाँ जी, फिर भी मैं बता रहा हूँ। मैं पहले डिक्लेयर करके कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर ही बता रहा हूँ। देखो, डंकी करके आप जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके एक फ़ायदा भी एक नुकसान भी। पहले नुकसान बताता हूँ। नुकसान ये है कि लेट्स से आप कहीं जॉब कर रहे हो, पहली बात तो आपको अच्छी जॉब कहीं लगेगी नहीं। जहाँ पे करोगे कैश का, लेबर का काम करोगे, ईंट उठा के वहाँ से वहाँ रख दे, या रेस्टोरेंट में कोई सफाई वाले लग गए आप, अनलेस आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे, फिर आपको उसमें भी थोड़ी रिस्पेक्टेबल आपको जिम्मेवारी मिल जाए। अगर आप भी किसी ने शिकायत कर दी, या बाई चांस आपसे कोई गलती होगी, आपकी किसी लड़ाई हुई, आपने पुलिस बुला ली, अब आपके कागज ही नहीं है तो आप फंस गए। आपसे कार थोड़ी सी ओवर स्पीड होगी, पुलिस ने रोक लिया तो आप फंस गए। आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, तू मैं होगी, आपकी शिकायत लगाई, फंस गए। आपसे कहीं पे चाय गिर गई किसी कस्टमर पे, उसने पुलिस बुला लिया, मतलब आपको कानून का डर यहाँ से ज्यादा लगेगा। तो तलवार आपके ऊपर लटक रही है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, छोटी सी बात हुई एंड यू आर डन। पहला तो ये फायदा ये होता है कि हर 2-3 साल बाद दे ओपन अप देयर वीजास।
उनको पता है लोग इलीगल आ रहे हैं। अब somebody who has come illegal, वो उसका कोई बायोमेट्रिक्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट अगर वो कोई क्राइम कर रहा है तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो भूत है, है ना, उसका कोई डाटा नहीं है, उसका कोई डाटा नहीं है। सेकेंडली वो टैक्स भी नहीं दे रहा, हाँ, एंटर तो कर ही गया, वो जाएगा भी नहीं, पकड़ा भी नहीं जाएगा। तो गवर्नमेंट इस मामले तो गवर्नमेंट खोलती है फिर कि यार जो इलीगल है आ जाओ, अपने पक्के डॉक्यूमेंट ले लो, सो दैट यू बिकम ए टैक्स पेइंग सिटीजन, एंड आपके हम ट्रैक कर पाए आपकी मूवमेंट के ऊपर, ताकि आप क्राइम ना करो, ये चीजें करो तो आपको डर रहे। तो फिर 2-3 साल बाद खोलती है। बट इसकी इसीलिए जो इलीगल गया वो जल्दी पक्का हो जाता है, वर्सेस जो स्टडी पे गया और जॉब नहीं लगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड उसके हैं, उसको वो डिपोर्ट कर देंगे। इलीगल गया वो शायद उसको मौका मिले कि आप आके अपने कागज बनवा लो। सक्सेस रेट डंकी मारने का क्या होता है? सर मेरे हिसाब से 0 है। जो बंदा मेहनत कर सकता है वो अपने देश में रह के करे। बेटर है कि आप 6 महीने इंग्लिश पे जोर लगा लो। आप कहते हो मेरे मैं ये हूँ, मर्द हूँ, ये हूँ, 6 महीने इंग्लिश पे लगा लो, आपको भेज देंगे स्टडी के लिए। डोंकी वही जाए जिसको पता है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, उसके पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, उसको मार देंगे 3 महीने 6 महीने में। तो जान बचानी है, मरना पक्का इंडिया में, वो बेशक चला जाए डोंकी, वो तो जस्टिफाई हो सकता है। अदरवाइज बहुत ही गलत रास्ता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए बहुत बुरा हाल है। अगर आपके लिए आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से हर किसी के लिए होती है, तो भैया आप इन रास्तों पे ना जाओ, है ना। ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको एक ढंग की नॉलेज दे सकें। एंड प्लीज बंदे बन जाओ, बॉटम लाइन इज बंदे बन जाओ, है ना। नहीं ना वहाँ तो डंडे पड़ते हैं, यहाँ भी पड़ेंगे अलग से, है ना। देयर इज नो वे आउट, बहुत टफ है जिंदगी आगे ना, है ना। चलिए अभी इसके बाद एक और जो मेरे को आगे एक स्कैम के बारे में और बात करनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग इमिग्रेशन पे, और ये वाला जो बात है ना, ये आजकल बहुत लोग सुनते हैं, ये पैकेज क्या है, ये पैकेज क्या है, ये जो पैकेज क्या है कि लोगों का खुद पैकेज बना रहे हैं और पैकेज में पैसे बांध के निकाल रहे हैं। क्या स्कीम है ये? एक तो सर हर कंट्री की अलग स्कीम है, ऐसा नहीं कि एक ही स्कीम हर कंट्री पे लागू होती है। अच्छा, फॉर एग्जांपल कनाडा की बात करते हैं कि अपन ने ज़्यादातर अपना कंटेंट कनाडा का ही रखा है, ज़्यादातर लोगों को कनाडा के बारे में बताया। तो कनाडा के अंदर आपको एडवांस फी भरनी होती है, 1 साल की फीस आप एडवांस भरते हो कॉलेज की, हाँ, जो कि 8 से 12 लाख के बीच में होती है। ठीक है। तो कई लोगों के पास वो पैसे नहीं होते, उनको लगता है यार मैंने पैसे नहीं देने, बिकॉज काफ़ी लोग पैसे लेके पैसे खा जाते हैं। ये होता था पहले, तो अभी भी होता है, बहुत होता है। अच्छा। तो एक डर होता है कि यार जो पैसे नहीं ले रहा वो तो एटलीस्ट ईमानदार बंदा है ना। तो आप एज ए कंसल्टेंट क्या सोचते हो कि हर कोई नहीं करता ये, बट जो करते हैं उनकी बता रहा हूँ, कई लोग अच्छे से भी कर रहे हैं। तो आप सोचते हो यार बंदा डर रहा है, उसको ऐड करता हूँ मैं कि पैसे लगेंगे बाद में देने हैं, तो मतलब मैं ईमानदार हो गया कि वीज़ा लग गया तो ही मैं पैसे लूँगा। तो आप क्या करते हो, जो 8 से 10 लाख रुपए लगने उसको कहते हो मैं भर देता हूँ यार तेरे, तू मत भर, ठीक है, लग जाए वीज़ा तब भर देना। तो आप उसको लालच देते हो। तो पैकेज को बता रहा हूँ कि पीछे की साइकी क्या है इसके पीछे की। सेकेंडली उसकी GIC जाननी होती है। GIC होता है कि आपका कनाडा का बैंक अकाउंट खुलता है और वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। तो वो चाहते हैं कनाडा वाले कि आपके पास पैसे हो जब आप एंटर करो कंट्री को, रहने के, खाने की। जरूरी नहीं आपको जाती जॉब लगे, पार्ट टाइम जॉब लगे, तो आप एक प्रेशर ना हो कि पैसे नहीं है। तो 1 साल का $10,000 वो खर्चा मानते हैं, $10,000 आपके एडवांस डलवाते हैं। तो ये 2 बेसिकली खर्चे होते हैं। 10 से 12 लाख फीस, लेट से हम 10 लाख एज्यूम करते हैं, 6 लाख रुपए आपका GIC, 16 लाख रुपए। उसके बाद आपकी एम्बेसी फ़ी और एप्लीकेशन फ़ी होती है, तो 30-40 हज़ार रुपये का ही खर्चा होता है। किसी का गैप है तो गैप का भी खर्चा आ जाता है 20-30 हज़ार रुपये। तो कंसल्टेंट क्या करते हैं, कुछ कि वो सारा पैसे पहले ले लेते हैं लोगों से और फिर वो खा जाते हैं, डकार जाते हैं और फिर उनके साथ अब्यूज़ करते हैं। तो क्योंकि लोग उससे डरते हैं तो लोगों ने निकाला कि यार पैकेज कर लेते हैं। अब क्या होता है कि कोई भी कंसल्टेंट किसी बच्चे के पीछे बैक एंड में क्या होता है, कोई पैसा भरता नहीं है। अच्छा, हाँ जी, वो कहता है कि तेरे 10 लाख लगने हैं, मैं भर देता हूँ, बट मैं वो भरता नहीं है। 2 मिनट मतलब ये बात बच्चे को बताई जा रही है कि तेरी फीस 1 साल की भरी जा रही है और मैं अपनी पॉकेट से दे रहा हूँ, और कायदे से वो भर नहीं रहे। हाँ, तो कहता है कि 10 लाख मैं भर रहा हूँ, वीज़ा लगने के बाद मेरे को 14 दे दियो, 16 दे दियो। ठीक है, ये मेरा बिजनेस है जी, ब्याज नहीं, मेरा रिस्क है। हाँ, ठीक है, मेरा रिस्क है, तो मेरे को वीज़ा लगने के बाद 14 लाख रुपए दे दियो। ठीक है। अब बैक एंड पे क्या हो रहा है, या तो वो उसकी रसीद जाली लगा रहा है, आपने फीस भरी थी, आपकी रसीद में मैंने काट के उसका नाम रख दिया, या फिर वो ऐसे कॉलेज से सेटिंग कर रहा है कि कॉलेज उसको जाली रसीद दे रहा है। ऐसे कॉलेज बैठे बहुत ज़्यादा बच्चे, हमारे पास भी दूसरे दिन कॉल आता है। अच्छा, क्या जी बच्चे से चाहे आप पैसे ले लो 10 लाख रुपए, हमको मत दो, हम रसीद दे देंगे। दे दी रसीद, रिजेक्शन आया तो जिसने काटने काट के 1-2 लाख रुपए वापस कर देना। एंड अगर आपको पैकेज करना है तो
आप कह दो कि वीज़ा हम भर रहे हैं, तो हमको भी कॉलेज बताते हैं इस स्कीम में, और आप भरते नहीं हो उसकी फ़ीस और कहते हो कि मैं भर रहा हूँ। अब होता क्या है कि अगर बच्चा खुद भरता वो फीस, तो उस 100 बच्चे भरते तो 80 to 90 का वीज़ा लग जाता। ओके। अब जो ऐसा कॉलेज है जो ऐसी स्कीम बता रहा है, वो खुद ही बहुत घटिया कॉलेज है ऑब्वियसली। हाँ, उस पर एडमिशन नहीं हो रहे, उसके वीज़ा नहीं आ रहे, तो उसको एक करना पड़ रहा है कि जाली रसीद बना बना के बांटनी पड़ रही है हर कंसल्टेंट को, हर कॉलेज को। उसको पता है कि मैं 10,000 बच्चों को बांटूंगा ये चीज़, तो 100 का वीज़ा आएगा। पर वो जो बैंक, जो गवर्नमेंट के बैंक में पैसे डाल रहे हैं, वो भी क्यों? वो जीआईसी तो बच्चे को ही करनी पड़ती है, पैकेज के अंदर कोई अच्छा, भी मतलब आपकी। आप एक काम करो बच्चों, जितने लोग कह रहे हैं ना कि तुम्हारी पैकेज कर देंगे, उन सबको लो जीआईसी भर के दे दो। जीआईसी भी जाली बना देंगे सर, कई तो ऐसे भी मान लोग हैं, डिग्री जाली बना देते हैं डिग्री जाली, आईलेट्स जाली, पैकेज के अंदर भी कई सारी लेयर होती है। ठीक है, ज्यादातर लोग जीआईसी आप बच्चे से ही करवाते हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं, पर बच्चों प्लीज ध्यान रखो कि बोलो कि जीआईसी भी आप ही करके दो। अच्छा, नहीं बोलना क्या है वही बताता हूँ सर। जीआईसी तो बोलनी है, आप बोले गवर्नमेंट कॉलेज की आप फीस भर रहे हो तो मेरे आगे भर दो, चलो बैंक भर दो। हाँ, सारे पीछे हट जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, हमारा ये तरीका है। उसको बोले सर आपने मेरे नाम की फीस भरनी है, एक तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन करा दो, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में कराओ, हजारों हैं, किसी भी एक में करा दो, और चलो बैंक, SBI, ICICI, जो भी जहाँ पे भी आपका खाता है, HDFC, मेरे आगे करा दो फीस। सारे मना कर देंगे 100%, चलो कोई भी नहीं करेगा ये फीस। ठीक है तो वो लोग क्या करते हैं कि जाली रसीद लगा दी। अब जब आपने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया तो एक इंटेंशन ऑफ स्टडी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो रिजेक्शन लेटर आता है किसी भी आपके दोस्त का है, वो देखना, उसमें लिखता है कि हमको नहीं लगता वापस आओगे। वापस कौन नहीं आएगा? जो पढ़ने नहीं जा रहा, उसकी पढ़ने की नीयत नहीं है। अगर आपका बेकार जगह एडमिशन हुआ है तो वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि पढ़ने की नीयत नहीं है, तो वो 100 में से 5 को ही वीज़ा देगा, प्रोबेबिलिटी 95 का रिजेक्शन आएगा। लेकिन जो कंसल्टेंट यहाँ बैठा है, अगर 90 का वीज़ा आता है तो आप हर बच्चे से लगभग इतने पैसे नहीं कमा सकते। इतने 5 का वीज़ा आया और आपने लगभग एक बच्चे से 10-10 लाख रुपए कमा लिए, 5-5 लाख रुपए कमा लिए, तो वहाँ पे आपकी कमाई ज़्यादा हो जाती है। बच्चों का लगेगा कम, बट जिसका लगा आपने हर बच्चे ज़्यादा पैसे कमाया। तो एक्चुअली आप 10 लाख उसको फीस बोलते हो, उससे वीज़ा के बाद 12 लाख ले रहे हो, 14 लाख ले रहे हो, और कॉलेज की एक्चुअल फीस 7 लाख रुपए ही है। तो आप वहाँ पे 5-7 लाख रुपए का गेम कर जाते हो जिसका वीज़ा आया। तो अब अगर आप ऐड करो, एक कंसल्टेंट बोल रहा है जी आपने फीस भरनी है, आपने ये करनी है, तो अगर वो 10 लाख रुपए की ऐड कर रहा है तो उसको शायद 100 लीड आए। 1 लाख रुपए की ऐड कर रहा है कि पैसे वीज़ा लगने दे, बाग कोई भी आ जाओ, कैसे ही आ जाओ, उसको उसी उतने ही पैसे में 10 गुना ज़्यादा लीड आ जाएंगी। ट्रू। और उसमें से अगर 10 रुपये 1/10 ने भी फाइल अप्लाई कर दी, उसमें से 1/10 का ही वीज़ा आ गया, तो आप ज़्यादा पैसे कमाते हो फाइनेंशियली, वर्सेस आप सारा साथ स्टेट काम कर रहे हो। आप फ्रैंकली स्पीकिंग आप कौन सा रास्ता अपनाते हो? सर हम तो पैकेज के बिल्कुल अगेंस्ट है, वो तो फेक काम है सर। अगर जिस दिन पैकेज वाला माइंड में आएगा, मैं तो सोच रखा है कि पहले बैंक लूटने का प्लान बनाऊंगा, वो ज़्यादा अच्छा है सर। किसी इनोसेंट आदमी को लूटना जो कि आपको जानता नहीं, फिर भी आपको ट्रस्ट करके पैसे दे रहा है, अपने बच्चे का फ्यूचर दे रहा है। क्योंकि जो बाहर पढ़ने का जो डिसीजन है, आपकी शादी से भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। शादी गलत होती है, आप कैसे भी करके पीछा छुड़ा सकते हो, फिर से बैचलर बन सकते हो, फिर से नई लाइफ शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर वीज़ा का डिसीजन ख़राब हो गया, एक तो दोबारा लगा नहीं सकते, एंड वहाँ पे गलत पहुँच गए तो सारा रिमाइंड नहीं हो सकती वो चीज़। आदत ख़राब लगी, गलत कॉलेज में चले गए, पैकेज में बेकार कॉलेज है, बच्चे को पैकेज में आपने बेकार सस्ते कॉलेज में भेज दिया, वहाँ पे ड्रग्स की आदत लग गई, फिर कॉलेज में बाहर होगा। सर बेकार कॉलेज में क्या अच्छे बच्चे होंगे? IIT क्यों है? क्योंकि इसमें बेस्ट बच्चे ऑफ इंडिया हैं। अगर उसमें हम बेकार कॉलेज का नाम लोग उसके बच्चे भेज देंगे तो IIT नहीं बचेगा। ठीक है, नहीं ये फैक्ट है। देखो हर बात हम लोग इस पॉडकास्ट में आपको नहीं बता पाएंगे। मैं चाहूँगा इस पॉडकास्ट का पूरा वर्जन अगर आपको देखना है तो, और आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके, तो आप अभिषेक जी से मिलें। आप कहाँ अवेलेबल हो और लोग आपको कैसे सर? वैसे तो मैं फ़ोन पे अवेलेबल हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड, आप कभी मेरे से कॉल कर सकते हो। ठीक है, कॉल करके सही जो बात है, आप एक ही गारंटी है कि जो सच होगा वो बताऊंगा, आपके लिए जो बेस्ट गाइडेंस होगी वो मैं आपको दूंगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको फिजिकल फेस टू फेस मिलना है, पहले फ़ोन करके बात कर लो, केस समझ लो। अगर आपका लग रहा होगा देन यू कम फॉर ए फेस टू फेस मीटिंग, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, एंड फिर मोहाली में आना है सर। मोहाली में 3B2 में आप आइए, है ना। एंड मैंने इस पॉडकास्ट को कम्प्लीटली नॉलेज बेस्ड रखा है ताकि आपकी हेल्प हो सके। अगर आपको अच्छी लगी हमारी बातें तो अगले सेशन में, अगले पॉडकास्ट में हम अभिषेक जी की खुद की US की जर्नी
वहाँ के स्ट्रगल्स है ना, वहाँ की बुली और वहाँ को कैसे उन्होंने ओवरकम किया है, इस बारे में देखेंगे। स्ट्रगल लाइफ में हर किसी के रहा है ना, और वो अपने आप में एक स्टोरी बन जाती है जब आप जैसे लोग सुनने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में पॉडकास्ट के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।